Okay, G, we ended up at Heman Porphyria in our last lecture before going on Eid holidays. थोड़ा सा बताया था आपको आके कि जब वापस आएंगे vitamins शुरू करेंगे, vitamins के बाद minerals, and फिर last topic would be nutrition and obesity. So today is the first lecture about vitamins. First, we will cover the water soluble ones. ठीक है, और उसके बाद फिर हम फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स, अगर जीटी की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ह्यूमन प्रोफाइरिया विच हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड, उसके साथ वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स जो अब हम आज से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर्स के अंदर कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करें। आपको जो नेक्स्ट जीटी आएगा दैट वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ ह्यूमन प्रोफाइरिया प्लस वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स। फिर जो नेक्स्ट जीटी आएगा दैट वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स अलॉन्ग विद मिनरल्स। ठीक है, so for vitamins, chapter number 28 is more than sufficient. लिपिनकॉट की बात कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा आपको किसी और बुक पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से बड़े अच्छे सारे vitamins बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, वाटर सॉल्युबल हूँ या फैट सॉल्युबल हूँ, सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं। तो आई थिंक आप यहीं से पढ़ लो, ईजिली पेपर हो जाएगा। ओके जी, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल एफ। ठीक है, यहाँ तक हम कवर करेंगे विटामिन्स की हेडिंग के अंदर, और उसके बाद जी जो है दैट इज़ मिनरल्स। आपकी जो यूएचएस ने आपको करिकुलम प्रोवाइड किया है उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स इकट्ठा लिखा हुआ है, सही है। तो विटामिन्स का पोर्शन टिल एफ होगा और जी से आगे मिनरल्स शुरू हो जाते हैं। इसको एक नज़र मार लेते हैं थोड़ी सी। ए इज सेज जनरल फीचर्स ऑफ विटामिन्स एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हम वन बाय वन चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल विटामिन सी वुड बी द फर्स्ट वन। उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर 8 या 9 विटामिन आते हैं। ठीक है, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनकी जनरल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, और वो आपके न्यूट्रिशन के अंदर उनका क्या रोल होता है अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए या आपकी आपकी बॉडी के अंदर उनकी एब्जॉर्प्शन ना हो रही हो। ठीक है, दैट कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। B says classification of vitamins according to their physico-chemical nature and biochemical functions. ये आज के टॉपिक में कवर करेंगे। C says important dietary sources and recommended dietary alliances of vitamins. हर विटामिन के साथ साथ देखते जाएंगे इसकी सोर्सेज कौन सी हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज इन रियल लाइफ। ठीक है, somebody comes to you and asks about his condition that उसके डॉक्टर ने उसको बताया है या सजेस्ट किया है कि जी इज़ डेफिशिएंट ऑफ विटामिन सी। तो आई थिंक इवन यू यू आर मेडिकल स्टूडेंट, बट आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इतनी चीज़ों का ज़रूर पता होगा, स्पेशली इन फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपको राइट वे पता होना चाहिए कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी बताइए, तो अच्छा आप ये फ्रूट्स या ये वेजिटेबल्स या ये ईटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल की बात की है, विटामिन सी की बात की है, इसके अलावा कोई और दूसरा विटामिन भी हो सकता है, बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी विटामिन हो सकता है, B1 हो सकता है, 2, 3, 4, 4 नहीं होता, 5, देन कम्स 6, 7, 9 एंड 12। ठीक है, इनमें से कोई भी विटामिन ऐसा हो सकता है, मगर आपको इनकी डाइटरी सोर्सेज का पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स शेयर द कॉमन डाइटरी सोर्सेज। जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी विटामिन्स आपको मिलेंगे और उनकी डाइटरी सोर्सेज देखोगे तो मिलती जुलती होंगी। ठीक है, मगर कुछ विटामिन्स की स्पेसिफिक डाइटरी सोर्सेज होती हैं, डिफरेंट होती हैं फ्रॉम अदर विटामिन्स। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ विटामिन्स, एक आपका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि आपका डेली रिक्वायरमेंट लेवल कितना होना चाहिए विटामिन्स का। ठीक है, एक पर्टिकुलर विटामिन की बात कर रहे हैं तो पर डे उसकी आपकी बॉडी के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितनी क्वांटिटी के अंदर आप कितने मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स, डिपेंडिंग ऑन विच विटामिन यू आर टॉकिंग अबाउट।
आपको उसके लिहाज से ये पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, जितने वाइटामिन हैं उतने एमसीक्यूज़ हैं डाइटरी अलाउंसेस के, ठीक है, डाइटरी सोर्सेज के। तो ये जहन में रखिएगा, सारों के याद करने हैं, ठीक है। व्हेन यूएचएस से इसकी आपको पता होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पता होना चाहिए। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन्स, इट डिपेंड्स हम कौन सा विटामिन कर रहे हैं, उसकी सारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब डिफरेंट मैकेनिज्म से होते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वंस हैं वो उनके अंदर आप फॉलिक एसिड और विटामिन B12, वो डिटेल में पढ़ेंगे इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन और उनका सारा सिलसिला, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, स्टोरेज, ये आज के टॉपिक के अंदर हम कवर कर जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन्स एंड देयर बायोकेमिकल फंक्शंस इन द बॉडी, अगेन इट वेरीज। सारे विटामिन्स को एज अ होल आप एक ही बायोकेमिकल फंक्शन के अंडर द हेडिंग ऑफ वन बायोकेमिकल फंक्शन आप उसको डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हर विटामिन की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और वो डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस, बायोकेमिकल फंक्शंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विटामिन डेफिशिएंसी एंड हाइपरविटामिनोसिस, ठीक है। सो कोई भी विटामिन जो शुरू करेंगे उसके साथ उसकी डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसको साथ साथ करते जाएंगे। हाइपरविटामिनोसिस, डेफिशिएंसी से तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा विटामिन खाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो ये जो 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए कुछ लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं विटामिन खाने के लिए, या जिन लोगों की अवेयरनेस नहीं होती वो बहुत गलत करते हैं, ठीक है। ख़ुद से इंटरनेट पे सर्च करके वो एक अच्छा सा मल्टी विटामिन मंगवा लेते हैं बाहर से अपने किसी रिलेटिव से, ठीक है, और उसको फिर वो खाते रहते हैं फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। दैट कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज हाइपरविटामिनोसिस, ठीक है। आपको एक सेट अमाउंट में विटामिन चाहिए, जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है तो आई थिंक उसके बाद फिर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है कि उसकी डोजेज आप एक्स्ट्रा डोजेज लें। दैट कैन बी डिटेरियस टू योर हेल्थ एज वेल। मिनरल्स की भी मैं बात नहीं करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक में जब शुरू करेंगे उसके बाद देखेंगे मिनरल्स कौन कौन से यूएचएस आपसे डिमांड करता है, और वो डेफिनेटली उसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट ऑफ विद वाटर सॉल्युबल विटामिन्स टुडे। उससे पहले कुछ मोटी मोटी बातें। At the end of the lecture, the students should be able to classify vitamins. Number one, ये क्वेश्चन है आपका, SEQ है, आपको क्लासीफाई आने चाहिए। इधर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विटामिन B1 कहना काफ़ी नहीं है, विटामिन B2 कहना काफ़ी नहीं है। विटामिन B1 की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B1 कौन सा विटामिन है, उसका पूरा नाम क्या है, दैट इज़ थायामीन। विटामिन B2 की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 की बात हो रही है नायासिन। B5 की बात हो रही है पेंटोथेनिक एसिड। B6 की बात हो रही है पैराडॉक्सिन। B7 की बात हो रही है बायोटिन। B9 की बात हो रही है फॉलिक एसिड, और B12 की बात हो रही है तो सियानो कोबालामीन या कोबालामीन शॉर्ट। तो आपको ये सारे के सारे नाम याद करने हैं, अगर याद हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। कुछ लोगों का स्पेशल इंटरेस्ट होता है, दे कीप ऑन रीडिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। कुछ लोगों को जहन में होगा भी शायद, मगर ये है कि अगर जिनको नहीं याद उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सारे विटामिन्स के दोनों नाम, विटामिन B1 उसका पूरा नाम क्या है, विटामिन B2 उसका पूरा नाम क्या है, 3, 5, 7, 9, 12, इनके पूरे पूरे नाम आपको आने चाहिए। अकेला ये याद करना काफ़ी नहीं है कि B5 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, B5 कौन सा विटामिन है, पेंटोथेनिक एसिड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके जी। देन कम्स डिफ्रेंसिएशन बिटवीन वाटर एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। मोटे मोटे इसके डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या फ़र्क होता है दोनों में, वाटर को वाटर क्यों बोलते हैं और फैट को फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों बोलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं। डिफाइन द सोर्सेज, dietary allowance and biological roles of vitamin B1 and C. We will start off with the vitamin C today और कोशिश करेंगे vitamin B1 which is thiamine, इसको हम कवर कर रहे हैं आज। इनके डिसऑर्डर्स हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, और B1 की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो बेरी बेरी, फिर उसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी। सो इनको हम कोशिश करते हैं कि आज इसको कवर कर लें।
सबसे पहले डेफिनेशन अभी देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर विटामिन को डेफिनेशन पूछता है तो उसको कैसा बताना है आपने। फिर टाइप्स ऑफ विटामिन आपको पता है वाटर सॉल्युबल है, जिसमें विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी ढेर सारे विटामिन हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन से 4 होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है। डेफिनेशन डेफिनेशन काफ़ी तरह की मिल जाएंगी आपको, दिस इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ठीक है। बुक में जो भी डेफिनेशन किसी भी प्रॉपर बुक के अंदर मिलती है आप उसको कोट कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको लिखना है या इसको याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं। Vitamins are a group of organic nutrients required in small quantities for a variety of biochemical functions and which generally cannot be synthesized by the body. Very important point. आपकी body is unable to synthesize any sort of vitamin. तो आपको ये supplement में ही चाहिए, आपको diet के अंदर ही लेनी है and must therefore be supplied in the diet. Number one point is organic nutrients. स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर चाहिए होते हैं, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम्स के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ग्राम्स में भी नहीं जाती इवन। ठीक है, पर डे के लिहाज से अगर आप देखें, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, सो दे मस्ट बी सप्लाइड इन योर डाइट। 3 या 4 पॉइंट्स हैं, इसको जहन में रख लीजिएगा, डेफिनेशन बना लेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दे कंप्राइज द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, जो हमने शुरू में बात की, B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9 एंड 12, और इनके नाम सारे। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे आर यूज्ड इन द ह्यूमन बॉडी एज एंजाइम कोफैक्टर्स। जितने भी एंजाइम्स हैं आपके मेटाबॉलिज्म्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के अंदर या किसी और मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं सारों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये लगते हों, कोई और कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं, मगर काफ़ियों के अंदर बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आर यूज्ड एज अ एंजाइम कोफैक्टर। ठीक है। सो इट्स अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, द वाटर सॉल्युबल जो क्लास है। लिपिड सॉल्युबल की बात करें तो दीज आर यूजुअली हाइड्रोफोबिक which can only be absorbed efficiently when there is a normal fat absorption. If the process of normal fat absorption from the intestine is altered in any case, in any disease, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की एग्जांपल है, स्टिटोरिया हो सकता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट एब्जॉर्ब नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर और आपके स्टूल के अंदर पास ऑन होता है। तो जो भी कंज्यूम आप फैट सॉल्युबल विटामिन्स कर रहे हैं, ड्यू टू द inappropriate fat absorption, फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड दैट कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन वर्ड का मतलब होता है वाइटल फॉर लाइफ। ठीक है। These are micronutrients which are necessary for everyday healthy functioning of the body. These are required in very small amounts. या तो मिलीग्राम का फिगर देखेंगे या फिर माइक्रोग्राम्स के अंदर चाहिए होते हैं। ओके जी, लिपिन कॉर्ड पेज खोलेंगे आप, जब उसका चैप्टर खोलेंगे 28, उसके अंदर आप ये बड़ी अच्छी क्लासिफिकेशन दी हुई है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन दी हुई है, इसको इस तरह ही याद कर लीजिए। ठीक है, इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ये आपका पूरा एक शायद SEQ है। ठीक है, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, खास तौर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर ये B1, B2, B3, B, ये 5 है, बायोटिन 7, फॉलिक एसिड 9 एंड 12 और ये 6। ठीक है, और इकट्ठा भी पूछ लेते होते हैं। तो सर दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट SEQ, इसको याद करना है आपने, आपको ये वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। Water soluble vitamins further is classified into non-B complex and B complex. Non-B complex के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक विटामिन आता है जिसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी आम जुबान में यही यूज़ होता है, अगर इसका पूरा नाम आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। देन कम्स बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के अंदर फर्दर कैटेगराइज आप कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है तो उसका भी याद रख सकते हैं, B1 से शुरू हो जाए 12 तक। ठीक है, कुछ बीच में मिसिंग होंगे, वो आपको जब पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा।
साम B4 नहीं होता, ठीक है, B8 नहीं होता, सही है। सो अगर आपने इसको फर्दर क्लासीफाई करना है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर विटामिन, तो फिर आप उसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, और ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। आपको उसके साथ साथ उसके कुछ थोड़ी सी फंक्शनैलिटी का पता लग जाता है, अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, मगर आपको सिर्फ यही याद है एनर्जी रिलीजिंग है, तो उसके अंदर आप ये फंक्शन लिख सकते हैं। फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की बात करें तो हेमाटोपोइटिक होते हैं, ठीक है। पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सामीन, ये किसी स्पेशल क्लास से बिलोंग नहीं करते, इस वजह से इसको अलग विटामिन B6 को अलग लिखा हुआ है। एनर्जी रिलीजिंग कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम विटामिन B1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज थायामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 niacin, vitamin B7 biotin, and vitamin B5 pantothenic acid. As name indicates, panto, ठीक है, तो ये B5 है। ओके जी, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हम लेटर ऑन चल के 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर्स के बाद फिर करेंगे। A, D, E, K. Vitamin A is also called as retinol या beta carotens. Vitamin D is also known as cholecalciferol. Vitamin K is also known as phyloquinones or menaquinones. Vitamin E is also called as tocopherols. ये ज़रूरी क्यों है? टोकोफेरोल का क्वेश्चन आ सकता है आपको, अगर आपको ये नहीं पता कि विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, आपको विटामिन ई के बारे में बहुत कुछ पता है मगर आप आंसर नहीं कर पाओगे। विटामिन के नहीं पूछा जाता आपसे, विटामिन के आपने बहुत डिटेल में पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स ब्लीडिंग ये वो, ठीक है, क्या डेफिशिएंसी से होगा। आपसे पूछ लिया गया मेनाक्विनोन्स का वर्ड देके, तो आपकी सारा नॉलेज रहेगा चला जाएगा, आप विटामिन के को आंसर नहीं कर पाएंगे। अगेन सेम अप्लाइज फॉर विटामिन डी एंड ए। विटामिन डी आपको पता है, आई मीन ऑस्टियोप्रोसिस हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी उसकी रेगुलेशन, ठीक है, रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। कोलीकैल्सिफेरोल का नाम, या इसकी आगे हम चल के डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसकी डिफरेंट कन्वर्जन फॉर्म्स होती हैं, स्किन के अंदर, फिर किडनी के अंदर, फिर लिवर के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि उसकी कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं, उसको उसकी फॉर्मेशन करते हैं, तो वो उस लिहाज से भी इंडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। फिर रेटिनोल का वर्ड यूज़ किया जा सकता है, तो आपके जहन में राइट अवे विटामिन ए आना चाहिए। बीटा कैरोटिन्स की बात होती है तो विटामिन ए आना चाहिए। सो ऑल दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अकेला विटामिन B1 B2 B3 काम नहीं करेगा आपके लिए, इट वोंट वर्क फॉर यू। अकेला विटामिन ए डी ई के ये आपके लिए काम नहीं करेगा, आपको इनके पूरे पूरे नाम याद होने चाहिए। मैं 3 या 4 दफ़ा एम्फेसाइज़ किया है, इसी वजह से किया है, बार बार कह रहा हूँ, इसको अगर याद करना है प्रॉपर तरीके से, इसको इसके नाम याद करने हैं, लाजमी है। अकेले विटामिन ए डी ई के या B1 जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के हैं, या विटामिन C1, जितने भी विटामिन हैं, सारे के सारे विटामिन के आपको फुल नेम याद होने चाहिए, ठीक है, वरना आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, आवाज़ आपकी मेरी स्लो आ रही है अभी भी आपको? आवाज़ ठीक आ रही है अभी या नहीं आ रही? यस और नो सर में क्या है, आई मीन आवाज़, अच्छा चलो, माय क्वेश्चन इज आवाज़ ठीक आ रही है? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? ओके, ठीक है, ओके जी। अच्छा, मेजर डिफरेंसेस, ठीक है, एक आइडिया आपको, वाटर सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल को फैट सॉल्युबल विटामिन क्यों कहते हैं, ठीक है, उनके मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। यूएचएस का स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उसके करिकुलम के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ कि डिफ्रेंशिएट करें, मगर अगेन व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट वाटर सॉल्युबल इन डिटेल एंड फैट सॉल्युबल इन डिटेल, जब फाइनल पेपर में जाओगे तो वो दे कैन एक्सपेक्ट यू कि वो ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, ठीक है। सो इसको इसको 3-4 पॉइंट्स हैं, इसको दे जहन में रख लीजिए, लिखने हैं तो लिख लीजिए।
अगर पूछ लिया जाए तो आपको आपको आना चाहिए। ओके, वाटर soluble vitamins do not get stored in the body, so a regular supply is needed. वाटर मीडियम के अंदर होते हैं ना, यूरिन के साथ इजीली एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स, स्टोर नहीं होते बॉडी के अंदर। ठीक है, स्टोर नहीं होते इसका मतलब आपकी बॉडी के पास कोई रिजर्व नहीं है वाटर soluble vitamins का, कोई ख़ास टाइम के बाद उसको नहीं रखती अपने अंदर बॉडी, स्टोर स्टोर नहीं करती। इस वजह से आपको रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों के अंदर ये ख्याल रखना चाहिए कि वाटर soluble vitamins आर अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर डाइट। इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है। इन कंपैरिजन फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करते हैं, दे कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जहाँ जहाँ फैट स्टोर होगा उसके साथ ये कुछ अरसे के लिए फैट्स स्टोर हो सकते हैं। सो रेगुलर सप्लाई, रोज रोज फैट सॉल्युबल विटामिन्स ना भी खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हफ्ते में एक दफ़ा खा लेंगे तो काफ़ी है, महीने में एक दफ़ा खा लेंगे तो काफ़ी है, डिपेंडिंग ऑन विच विटामिन एंड द स्टेट ऑफ द बॉडी। एक्सेस इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, नो डेंजर ऑफ टॉक्सिक लेवल्स। जैसे हमने बात की कि स्टोर ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बड़े कम हैं। कट्ठा फका मार लिया कोई 100 गोलियों का तो वो एक अलग बात है, ठीक है, मगर अगेन बड़ा लेस चांस है इन कंपैरिजन टू फैट सॉल्युबल विटामिन्स, क्योंकि हमने बात किया वो स्टोर होते हैं तो दे कैन एक्यूमुलेट टू टॉक्सिक लेवल्स अगर लार्ज अमाउंट्स में इंजेस्ट हो जाए। तो पहले से स्टोर हुआ हुआ है, आपने और इंजेस्ट कर लिया तो देयर इज अ चांस ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दे आर अनस्टेबल टू हीट एंड लाइट, लीच बाय कुकिंग लिक्विड्स। ठीक है, तो अगर आप सब्जियों में से या गोश्त में से या बहुत हाई टेम्परेचर्स के ऊपर बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं पकाएंगे उनको, you lose all types of vitamins after cooking at high temperatures. Fat soluble vitamins जो होते हैं, they are in comparison to water soluble, they are fairly stable at normal cooking temperatures. ठीक है, सो ये कुछ characteristics हैं, ये हम एक इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे जब ये अलग अलग से आएगा ना। विटामिन सी से शुरू करते हैं, अब उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स में B1 से करेंगे और सारे विटामिन अलग अलग पढ़ते हैं, उसके अंदर भी हम ये बात साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अगेन थोड़ी सी डिटेल में कंपैरिजन है, देख लीजिए इसको, कुड बी ऑफ हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज आपके इस कंपैरिजन के ऊपर निकल जाते हैं, आपको कुछ अलिफ बे भी नहीं पता फॉर एग्जांपल किसी भी विटामिन की और उसके बारे में एमसीक्यू आ गया, बट आपको एक जर्नल ये आइडिया जरूर है कि वो फैट सॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है और आपसे एक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक का पूछा गया है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नंबर 1 पॉइंट, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। फैट सॉल्युबल की बात करेंगे, डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते, ये बिल्कुल उसी तरह का मेटाबॉलिज्म फॉलो करते हैं जो आपका फैट जो आप कंज्यूम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल या फैटी एसिड्स आप कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट के अंदर, और जिस तरह वो एब्जॉर्ब होते हैं वो पहले किस में एंटर होते हैं, एक मीडियम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, उसके अंदर लिम्फ के अंदर जाएंगे, लिम्फ के बाद वो ब्लड के अंदर एंटर होते हैं। ट्रांसपोर्ट, दे कैन ट्रैवल फ्रीली, ये क्योंकि फैट सॉल्युबल है, दे रिक्वायर प्रोटीन कैरियर्स। वाटर soluble की बात करें इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, they circulate freely in water filled parts of the body, so they are actually not stored in your body. Fat soluble की बात करेंगे, they are stored in the cells associated with the fat. कौन से cells होते हैं जो associated होते हैं fat के साथ? Can you name it? Can you name the name of cell associated with the fat? उन सेल्स को क्या कहते हैं जहाँ फैट डिपॉजिट होता है, आपका स्टोर होता है बॉडी के अंदर? जी ठीक है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एडिपोसाइट्स, वेरी गुड। एक्सक्रीशन, किडनीज डिटेक्ट एंड रिमूव एक्सेस इन यूरिन, लेस readily excreted, tend to remain in fat storage sites। क्योंकि उनकी स्टोरेज पॉसिबल है तो जितनी की स्टोरेज आपकी बॉडी कर सकती है उतनी स्टोरेज वो कर लेती है। सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स दे डू नॉट एक्सक्रीट आउट इन यूरिन। इन कंपैरिजन वाटर सॉल्युबल की बात करें, वाटर मीडियम के अंदर ज़ाहिर है ट्रेवल करेंगे वो, ये यूरिन या यूरिनरी सिस्टम आपका सारा वाटर मीडियम के ऊपर बेस्ड है, तो किडनीज easily detect those water soluble vitamins and remove them their excess in urine। Toxicity, possible
पॉसिबिलिटी है। अगेन पहले जो बात की थी, बहुत ढेर सारा आपने इकट्ठा ही खा लिया, ठीक है, किसी और नीयत से, ठीक है, खाने कोई और दवाई थी बट सामने विटामिन की गोलियां थी, तो किसी भी टेंशन की सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन के अंदर if somebody has consumed it, तो there is a possibility। मगर या फिर छोटे बच्चों के अंदर इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। छोटे बच्चे, आपको पता है ना, दे डू नॉट हैव दैट सेंस, जो बहुत छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, मगर उनकी रीच में हो जाता है, साइड टेबल के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, शेल्फ के ऊपर, किचन के अंदर, किसी जगह के ऊपर आपके सप्लीमेंट्स की बोतल पड़ी हुई है, ठीक है, एक डब्बी पड़ी हुई है, और वो उनके हाथ लग गई है, अनअटेंडेड है, दे कैन कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ सप्लीमेंट्स। वो उनको तो बेसिकली वो कैंडीज लग रही होती हैं, या ठीक है चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वहाँ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा इंजेस्ट कोई बच्चा कर जाए। फैट सॉल्युबल जो है, in comparison to water soluble, they are likely to reach toxic levels when consumed from supplements. Again, reason being, they have the tendency to be stored in your body. वाटर सॉल्युबल की कुछ स्टोरेज है सच नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, जितने आप लेते हो, यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, उतने ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल पहले भी बॉडी में स्टोर हुए होते हैं, और ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन कर लें, तो उसकी टॉक्सिसिटी इन कंपैरिजन टू वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होती है। रिक्वायरमेंट्स नीडेड इन फ्रीक्वेंट डोजेस, परहैप्स 1 to 3 days, ठीक है। अगर आपने आज फर्ज करें कोई पर्टिकुलर विटामिन कंटेनिंग फूड खाया है, तो अब 3 दिन बाद दोबारा खा लेंगे, उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद खा लेंगे, तो उसकी कमी नहीं आएगी। इन कंपैरिजन अगर फैट सॉल्युबल की बात करें, दे आर नीडेड इन पीरियोडिक डोजेस, परहैप्स वीक्स और इवन मंथ्स। आपने आज एक फैट सॉल्युबल विटामिन कंज्यूम किया है अच्छी क्वांटिटी के अंदर, वो आपके बॉडी में स्टोर हो गया, उसके स्टोर रिजर्व्स आपके रह रहे हैं, महीने बाद भी खा लेंगे या हफ्तों को, डिपेंडिंग ऑन विच विटामिन वी आर टॉकिंग अबाउट। अगेन डज नॉट अप्लाई टू ईच एंड एवरी विटामिन ऑल टुगेदर। तो मतलब इन शॉर्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने का था, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन्स कुछ अरसे के बाद भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरेज फॉर्म होती है, स्टोर होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, इन कंपैरिजन टू वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल राइट अवे जो ही वो आपकी बॉडी की नीड को पूरा करते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन का पार्ट बनते हैं या कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसके बाद किडनीज उनको डिटेक्ट करती हैं और वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देती हैं फ्रॉम द बॉडी। इसी वजह से आपको रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर रिपीटेडली, मोर फ्रिक्वेंटली उनको कंज्यूम करना पड़ता है, अदरवाइज उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। और वो माइक्रोग्राम्स और मिलीग्राम्स में होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों से यूजली पूरी हो जाती है, until unless somebody is on extreme dieting, ठीक है, somebody has got a fear to gain weight, उसकी वजह से वो नहीं उसको कंज्यूम करता, बिल्कुल फाके रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर यूजली विटामिन की डेफिशिएंसीज हाई लाइकली। ओके जी, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। बहुत बेसिक थी चीज़ें सारी। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? Should we move on to the next slide? Okay जी, we'll start off with ascorbic, और इन शॉर्ट उसको अगर बात करें तो we also call it vitamin C. स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लगा दी है, लेकिन आपकी बुक के अंदर भी बना हुआ है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। Ascorbic acid vitamin C is a water soluble vitamin as we discussed earlier. इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। It was first isolated in 1928 and in 1932, 4 साल के बाद, it was proved to be the agent which prevents scurvy. मतलब 1932 से पहले पहले स्कर्वी का इलाज ही नहीं था, ठीक है। फलाने ने तुक्का लगाया, फलाने ने कुछ दे दिया, उसके अंदर बाय चांस विटामिन सी था, तो जी मुफीद हो गया, उसका इलाज हो गया, मगर शॉर्ट नहीं पता था कि स्कर्वी जो होती है, स्कर्वी एक प्रॉब्लम, एक डिसऑर्डर है,
या ब्लीडिंग गम्स होते हैं, स्वोलन गम्स होते हैं, उसके अंदर और भी मैनिफेस्टेशंस आती हैं, उसका इलाज विटामिन सी से हो सकता है। ठीक है, सो 1932 से पहले तक दुनिया के ये हालात थे। ठीक है, सो इट्स लेस देन 20 है ना, 88 ईयर्स अगो। ठीक है, और उससे पहले हज़ारों साल से विटामिन सी वाज नॉट डिस्कवर्ड। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड अगेन, प्रॉपर्टीज। ओके जी, प्रॉपर्टीज देख लें इसकी। वाटर सॉल्युबल एज वी ऑल नो, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय एल्कलीज, ड्राई और मॉइस्ट हीट एंड एंजाइम्स। इट इज सेंसिटिव टू लाइट एंड ऑक्सीजन। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट। ठीक है, जो भी आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, उसके अंदर विटामिन सी का काफ़ी रोल होता है उसको करने के लिए, एंटेगनाइजिंग इफेक्ट देने के लिए, उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बॉडी को एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल ऑफ ऑल विटामिन है, वेदर water soluble, whether fat soluble, it is considered to be the least stable of all vitamins. ठीक है, it can easily be destroyed by alkalis, dry or moist heat and enzymes. It is also sensitive to light as well as oxygen. ठीक है, RDA, RDA की रेंज है, some people say 46 मिलीग्राम पर डे जो है, कि अगर 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 आप RDA पूरी कर लें तो उसका भी नहीं होती। 60 जेन में रखेंगे, लोअर लिमिट इज 30, सवेयर साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाए तो 30। ठीक है, 60 का फिगर जेन में रखिए। कुछ लोग 90 भी बोलते हैं, किसी वेरीज, डिफरेंट सिस्टम्स हैं पूरी दुनिया के अंदर जो डिफरेंट RDAs देते हैं। 60 का फिगर याद रखेंगे, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, 60 मिलीग्राम पर डे, अगर एवरेज में लिखना है तो 30 to 60 milligram per day is required, or is a daily requirement for ascorbic acid और vitamin C पर डे। इतनी रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, सोर्सेज देख लें विटामिन सी की, काफ़ी अच्छे मज़े के फल आपके सामने आ गए। ठीक है, सारों को पता होगा, डेफिनेटली पता होगा कि सिट्रस फ्रूट्स आर यूजुअली लिंक्ड विद विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं? ठीक है, आम जुबान में बोले माल्टा, किन्नू, मौसमी, राइट, पाइनएप्पल, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यू कैन सी ऑरेंजेस, गावा, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, इनके अंदर विटामिन सी इज फाउंड इन अबंडेंस। और एट द सेम टाइम बनाना के अंदर भी, एप्पल के अंदर भी कुछ विटामिन सी होता है। सही है, सो इन शॉर्ट कुछ नहीं याद रहता, किसी को बताना है विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, उसको ये तो बता सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बेरीज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। फ्यूचर में चल के डॉक्टर बनना है तो यही चीज़ें बतानी है पेशेंट्स को। ठीक है, कई दफ़ा दवाइयों से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, सिर्फ यही डेफिशिएंसी आप पूरी कर देते हैं अगले की, तो अगले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, रादर गोइंग फॉर फॉर मेडिसिन और एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन। और इसकी इक्वल इम्पोर्टेंस होती है इन मैनेजमेंट। आई मीन आपकी डाइटरी मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मोर इम्पोर्टेंट इन कंपैरिजन टू द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, कुछ नहीं तो 50-50%। ठीक है, आप दवाई दे देंगे, विटामिन सी की गोलियां लिख देंगे उसको, सारी ज़िंदगी वो जो है विटामिन सी नहीं पी सकता। ठीक है, आपको उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस बतानी है उसको, पेशेंट को जिसको विटामिन सी डेफिशिएंसी हो रही है या उसके साइन सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने उसको रोज़मर्रा में 4-5-6 चीज़ें बता देनी है कि यार तुम हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कि मैं 6-7 चीज़ें बता रहा हूँ या बता रही हूँ, आप उसको रोज़मर्रा में कंज्यूम करें। ठीक है, रादर प्रिस्क्राइबिंग फैंसी मेडिसिन, जो भी उसके लिए भी स्यापा खाना, और ऑब्वियसली उसको मॉनिटर करना भी, देखना पे वो ज़्यादा अगर वो कंज्यूम कर जाता है तो दैट वुड लीड टू स्वेयर हाइपरविटामिनोसिस या कोई भी और, आई मीन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, सो इनका पता होना चाहिए आपको। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी।
आम जुबान में, ठीक है। ठीक है, एक मज़दूर को ब्लूबेरी के बारे में बताएंगे, रास्पबेरी के बारे में बताएंगे, वो उसको समझ नहीं आएगा। तो आपको लोकल ज़ुबान के अंदर अगर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं या आम लोगों से डील कर रहे हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पे, तो आपको इन सारे फ्रूट्स के नाम उर्दू में याद होने चाहिए। फंक्शंस, व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके अंदर 4 5 6 चीज़ें हैं, आपको ये याद होनी चाहिए, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर लिख देंगे, यू बी डन। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन। ठीक है, आपके कोलेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्किन की इंटेग्रिटी को, कोलेजन के बोटॉक्स इंजेक्शन सुने होंगे आपने, ठीक है। अब आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है टू टू कॉम्बैट द एजिंग प्रोसेस, राइट, रिंकल्स उनको रिमूव करने के लिए। तो जो नेचुरल सोर्स है, व्हाई नॉट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन, ठीक है, रिंकलिंग को करने के लिए, आपकी स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए कोलेजन जो है, इट्स अ हेल्दी पार्ट। क्रिटिकल टू इम्यून सिस्टम, जितने भी आपके की प्लेयर्स हैं जो फाइट करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो फाइट करते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस को, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेसेस को, उनको बूस्ट करता है, उनको एनहांस करता है। अगर विटामिन सी एबंडेंस में है आपकी आपकी बॉडी के अंदर पूरा पूरा है, तो आपके जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म वाले सेल्स हैं वो सारे प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, आपको इन्फेक्शंस कम होंगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब भी कभी किसी को आयरन डेफिशिएंसी होती है, कोई एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, कोई और साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो दे ऑलवेज प्रेफर प्रिस्क्राइबिंग विटामिन सी along with iron because it enhances the absorption of iron, ठीक है, from your gut into your blood। अकेला विटामिन सी दे रहे हैं और आप अकेला आयरन दे रहे हैं किसी को किसी डेफिशिएंसी में, और उसके साथ विटामिन सी भी दे रहे हैं, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ बातें हैं याद। इट प्रिवेंट्स स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी क्या होती है, हम नेक्स्ट स्लाइड में चल के देखते हैं डिटेल में। इट प्रमोट्स द हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड हेल्दी ब्लड वेसल्स। सो कितने ढेर, एक विटामिन की बात कर रहे हैं, विटामिन सी, और उसके कितने ढेर सारे फायदे नज़र आ रहे हैं, फंक्शंस हैं उसकी बॉडी के अंदर। अगर ये डेफिशिएंट हो जाएगा तो आपका कोलेजन, स्किन टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। ख़ास किस्म का एक स्किन कंडीशन होती है, रैश सा हो जाता है, और मैं अभी तस्वीर दिखाता हूँ उसकी चल के। आपकी इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, आपकी जो नॉर्मल आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दैट कैन लीड टू एनीमिया। स्कर्वी हो सकती है, आपको कोई ज़ख्म होता है, आपको कोई चोट लगती है, उसकी हीलिंग बहुत डिले हो जाएगी। एट द सेम टाइम जिसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है, प्रॉपर कंज्यूम करता है उसको, विटामिन सी को, उसका अगर वूंड 1 हफ्ते के अंदर हील होना है, तो आपका वूंड, अगर आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, दैट कुड टेक लाइक 2 वीक्स और 3 वीक्स, ठीक है। हेल्दी ब्लड वेसल्स, हेल्दी ब्लड वेसल्स मीन हेल्दी सर्कुलेशन। इसका मतलब आपकी सर्कुलेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। और हमने पहले बात की, एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। It also protects the HDL cholesterol. HDL cholesterol is a good cholesterol. It scavenges the cholesterol from the vessels, ठीक है, और उसको डंप करता है जाके कहाँ, लिवर के अंदर। फ्री सर्कुलेशन में आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं रहने देता, ठीक है। तो HDL इज कंसिडर्ड टू बी गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। उसको उसको भी प्रोटेक्ट करती है, सही है, विटामिन सी। ओके जी, डेफिशिएंसी की बात करें, अगेन जो हमने फंक्शंस किए हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, सारे फंक्शन ऑल्टर हो जाएंगे, फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, और ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं। वीकनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हो सकती है, susceptibility to infections, incomplete iron absorption, scurvy and delayed healing of the wounds, ठीक है। बायोकेमिकल थोड़ा देखते हैं, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एज अ को फैक्टर ये होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम डोपामिन, ठीक है। उसके अंदर विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल है। नॉरएपिनेफ्रिन कैटेकोलमीन्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं, विटामिन सी डेफिशिएंट हो जाता है, तो आपकी डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट नहीं होगी, एंड इट कैन ऑल्टर
your CVS function, neurological functions. ठीक है. It is also involved in a variety of metabolic processes, including oxidation reduction reactions, cellular respiration, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसके काफ़ी ढेर सारे रिएक्शंस, उनके अंदर विटामिन सी का कोफैक्टर यूज़ होता है. ठीक है. एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, मतलब तीनों मेटाबॉलिज्म्स आपके जो मेजर मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर वेरियस सेलुलर प्रोसेस के अंदर विटामिन सी कैन एक्ट एज अ कोफैक्टर. एज अ कोएंजाइम भी यूज होता है इन particularly in hydroxylation reactions. ठीक है. सो इसको दो हेडिंग्स बना के रोल ऑफ विटामिन पूछा जाता है. तो एज अ कोफैक्टर, इसके अंदर ये एग्जांपल दे रहे हैं, नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम डोपामीन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. इसका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सेकंड ईयर में पढ़ेंगे जाके. ठीक है. और कुछ नहीं याद आएगा ना तो ये लिख देना, इज अ कोफैक्टर इन वेरियस प्रोसेसेस, सेलुलर प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म. साथ दो चीजें ऐड कर देना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. सो ये रोल ऑफ एज अ कोफैक्टर हो गया. कोएंजाइम की बात आएगा तो इसके अंदर बात आएगी तो इसके अंदर आप हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस को मेंशन करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलाइल एंड लाइसाइल रेजिड्यूज ऑफ कोलेजन. ठीक है. डेफिशिएंट हो जाएगा तो क्या होगा, इनकी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, कोलेजन इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा. ठीक है. उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा. जो क्रिस क्रॉस फाइबर्स हैं वो प्रॉपर अपनी जगह पे आके प्रॉपर बैलेंस आउट नहीं करेंगे, प्रॉपर कोलेजन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे, जस्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. कोलेजन नहीं है तो फिर आपकी वीकनिंग शुरू हो जाएगी, आपकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी स्किन की या कनेक्टिव टिश्यूज की. इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट. हमने पहले बात की कोफैक्टर की, फिर हमने बात की कोएंजाइम की, अब हम तीसरे नंबर पे बात करें, इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट. It produces free radical scavenging effects that maintain proper immune system. For example, T lymphocyte activity, phagocyte function, leukocyte mobility, and possibly antibody interferon production seem to be increased by vitamin C. कुछ रिसर्च आई है इसके ऊपर विटामिन सी और ई के बारे में. ठीक है. ज़्यादा रिसर्च यही शो करती है कि इट हैज़ एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और कौन कौन से पर्टिकुलर सेल्स को जाके इन्हांस करता है उनकी फंक्शनैलिटी को. विद दो सेल्स इंक्लूड टी lymphocytes, phagocytes, leukocytes, antibody or interferon production in response to any sort of stress entering inside your body. They involved in synthesis of collagen. We have already discussed collagen कहाँ कहाँ होता है. आपकी स्किन के अंदर होता है, आपकी कार्टिलेज के अंदर होता है, आपके टेंडन्स के अंदर होता है, आपके लिगामेंट्स के अंदर होता है. Synthesis of collagen, if compromised due to the deficiency of vitamin C, will lead to skin problems, cartilage, टेंडन्स वीक हो जाएंगे और लिगामेंट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे. ठीक है. सो एक विटामिन कितनी चीज़ों को इफेक्ट करेगा, यू कैन इमेजिन हियर. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, मैंने पहले बात की थी एज अ कोफैक्टर वाली. ठीक है. जिसमें डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है. डोपामीन ओरिजिनेट फ्रॉम टायरोसिन. ठीक है. सेरोटोनिन और वो सारे पैथवेज जितने भी हैं ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के हैं. विटामिन सी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या हो सकता है, फ्री हो सकती है, पर्सनालिटी चेंजेस हो सकती हैं, डिक्लाइन इन साइकोमोटर फंक्शन, परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन हो सकती है. विटामिन सी डेफिशिएंसी ओवर 3 to 5 months रिजल्ट्स इन सिम्प्टोमेटिक स्कर्वी. ठीक है. इफ somebody is deficient of vitamin C up to the period of 3 to 5 months, that can lead to symptomatic scurvy. Adults, scurvy can lead to liver spots on the skin, spongy gums, और उन spongy gums की वजह से there is a chance of bleeding from all mucous membranes. जो स्पॉट्स बनते हैं वो थाइज और लेग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है. और ऐसा कोई भी बंदा जिसको स्कर्वी होती है, he would look pale, will feel depressed and is partially immobilized.
हमने बात की थी टेंडन्स की, कार्टिलेज की, स्किन की, इन सारों के अंदर कोलेजन है। स्कर्वी के अंदर इसका मतलब विटामिन सी डेफिशिएंसी और स्वेयर फॉर्म है। टेंडन्स भी वीक, लिगामेंट्स भी वीक, स्किन भी सही नहीं है, इस पर स्पॉट्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। एडवांस कर्वी के अंदर ओपन सेपरेटिंग वूंड्स होते हैं और इतने ज़्यादा वूंड्स बन सकते हैं कि आपकी वो अपनी इंटेग्रिटी जो है जिस जगह के ऊपर जो सॉकेट्स हैं, जिस जगह के ऊपर आपके टीथ आर हेल्ड इन पोजिशन, दे बिकम लूज, दे स्टार्ट फॉलिंग आउट. Severe scurvy may progress to neuritis, jaundice, fever, dyspnea and death. ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, इसको स्कर्वी बोलते हैं। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भूलेंगे। ये स्टोरी डाल कर लिखनी है तो लिख लेना, मगर इसको नहीं भूलेंगे। लिवर स्पॉट्स बताना नहीं भूलेंगे स्किन के ऊपर। स्पॉन्जी गम्स होते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स। इन्फेंट्स के अंदर भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। एनोरेक्सिया, कुछ खाए पिएगा नहीं, इरिटेबिलिटी, ठीक है, इरिटेबल रहेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। हमने पीछे बात की उसके बायोकेमिकल फंक्शंस की, विटामिन सी की। ठीक है, सारे मेटाबॉलिज्म्स के अंदर को फैक्टर, को एंजाइम का काम कर रहा है। कोलेजन, ऑटो इम्यून फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगर विटामिन सी किसी बच्चे के अंदर कम है तो इट कैन लीड टू सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन। थाई टेंडरनेस हो सकती है, स्यूडो पैरालिसिस हो सकती है। ठीक है, हमने ऊपर बात की कुछ खा पी नहीं रहा, इरिटेबल है। एक कंडीशन होती है स्यूडो पैरालिसिस, स्यूडो मींस फॉल्स पैरालिसिस। ठीक है, ऐसे बच्चे जो बहुत सवेयर स्कर्वी का शिकार होते हैं, विटामिन सी डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं, तो एग्जामिन करते हो तो आपको देखने में फर्स्ट अपीयरेंस में ये लगता है कि शायद दे आर पैरालाइज्ड। असल में पैरालाइज नहीं होते, जब उनकी डेफिशिएंसी दूर की जाती है तो दे बिकम नॉर्मल। Bleeding around the lower ends of the long bones, the leg bones, femur and tibia, which are a cause of severe pain. If left untreated, scurvy can proceed to collagen deficiency, seizure, shock, and sudden death. You can see the hemorrhage, swollen gums. ठीक है, स्कर्वी के पेशेंट के अंदर, एंड दीज आर दो स्पॉट्स स्किन के अंदर, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको। सो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं आप। अगर आपको उसके अंदर ये स्वोलन गम्स नज़र आ गए, ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, स्किन देखेंगे फ़ौरन, उसके अंदर आपको ये स्पॉट्स नज़र आएंगे, जो लेबल्ड विटामिन सी डेफिशिएंसी, स्कर्वी। ओके जी, बी vitamins. We'll try to cover vitamin B1 here today. We still have some time. विटामिन बी के अंदर जितनी भी विटामिन हैं, ओरिजिनली तो यही समझा जाता था कि एक ही विटामिन है, बस बी विटामिन है। फर्दर क्लासिफिकेशंस की बाद में हुई, जो टाइम गुजरता गया, और 8 से 9 विटामिन जो फर्दर क्लासिफाई किए गए, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन in the body. All of them act primarily as coenzymes in metabolic pathways. They are all important for ATP production. और इसके अलावा एडिशनल फंक्शंस जो हम वन बाय वन साथ साथ करते जाएंगे। विटामिन B1 also called as thiamine, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये रट्टा लगा होना चाहिए आपका, ये भूलना नहीं है, मिक्स नहीं करना, इसको याद करना है। विटामिन B3 नायासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सामीन उसी की फॉर्म होती है। जब B6 पे पहुंचेंगे उस पर डिटेल में बात करेंगे। B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 इज साइनोकोबालामीन। ठीक है, आपको ये भी याद होने चाहिए और इनके नाम पूरे भी याद होने चाहिए। विटामिन बी जो ग्रुप है उसके अंदर ढेर सारे विटामिन हैं। एज अ जर्नल उनकी सोर्सेज काफ़ी मिलती जुलती सी होती हैं। एज अ होल अगर आप बात करें तो विटामिन, किसी भी विटामिन की अगर आपकी सोर्सेज पूछी जाती हैं तो आप
प्लांट सोर्सेज बता सकते हैं, एनिमल सोर्सेज बता सकते हैं। प्लांट सोर्सेज के अंदर फूड इन फाइब्रस पोर्शन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। सीरियल जितने भी होते हैं उनके अंदर विटामिन बी आर एनरिच्ड। ग्रेन प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लांट सोर्सेज के अंदर विटामिन बी जितने भी टाइप के हैं मेजॉरिटी ऑफ देम कम फ्रॉम दीज प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं लिवर, मिल्क, एग, बीफ एंड चिकन, सब कुछ ही हो गया, ठीक है। ये खाते हैं रोज़मर्रा में आप ये चीज़ें, सीरियल्स भी खाते हैं आप, ठीक है, एग भी खाते हैं, चिकन भी, बीफ भी, दूध भी पीते हैं, सही है। सो विटामिन बी कोई भी किस्म का हो उसकी डेफिशिएंसीज कम होती है, बड़ी एज के अंदर ज़्यादा होती है, ओल्ड एज जो होती है उसके अंदर जब आपकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके ऊपर, ठीक है। यंगस्टर्स के अंदर कम चांस है कि आइडली अगर वो प्रॉपर डाइट ले रहा है तो। मोस्ट आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात कर रहे हैं हम, कोएंजाइम्स हैं, डेफिशिएंसी रिजल्ट इन नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, एक्यूट टॉक्सिसिटी, हमने सारी पहले बातें कर ली हैं। ओके जी, लेट्स हैव अ लुक ऑन thiamine or vitamin B1. This was the first vitamin to be discovered. It prevents beriberi in humans. Beriberi is a disorder, दो तरह की होती है, dry beriberi and wet beriberi. Dry beriberi स्पेसिफाई आप करते हो, उसको लिंक करते हो न्यूरोलॉजिकल साइंस के साथ, न्यूरो साइंस के साथ, ठीक है। और वेट बेरी हार्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, आगे चल के देखते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एनोरेक्सिया, वीकनेस, enlarged हार्ट या कार्डियोमेगैली या एडिमा। thiamine pyrophosphate, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन जो कोएंजाइम का काम करती है, एसेंशियल फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है आपको which one of the following is the active form, yeah, which of the following is the coenzyme form of vitamin B1, काफ़ी कुछ लिखा होगा, the answer would be thiamine pyrophosphate, ठीक है। अकेला thiamine नहीं, thiamine pyrophosphate, that is the active form of vitamin coenzyme form essential for carbohydrate and protein metabolism. Very heat labile, it can be easily destroyed by increased temperatures, cooking. ओके जी, बड़ा आसान है इसकी आरडीए याद रखना। विटामिन B1 पहला बी ग्रुप का पहला विटामिन है और इसको इस पर डे कितनी रिक्वायरमेंट होती है, रेकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी होती है, 1 मिलीग्राम पर डे। आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता जाता है, ज़ाहिर है आपके मेटाबॉलिक फंक्शन ज़्यादा रिक्वायर करते हैं थायमीन या थायमीन पायरोफॉस्फेट को एज अ को फैक्टर, तो इसकी रिक्वायरमेंट उसके लिहाज से बढ़ती जाएगी। हम एवरेज बात कर रहे हैं, दैट इज़ 1 मिलीग्राम पर डे। प्रॉपर्टीज देख लें इसकी, वाटर सॉल्युबल, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हाई टेम्परेचर्स, कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय alkalis, lost by milling flour, leaching into cooking liquids and in thawing frozen food, जब उसको आप नॉर्मल उसके ऊपर लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। फ्रोजन फूड को जब आप डीफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम के ऊपर ये इट इज़ लॉस्ट। सोर्सेज देख लें, मीट एंड ऑफल, ठीक है, oatmeal, breakfast cereals, wheat germ, fortified white flour, milk, eggs and vegetables, ये इसकी सोर्सेज के अंदर आ जाता है। फंक्शंस देख लीजिए इसके, इट इज़ एसेंशियल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज नेसेसरी फॉर एपेटाइट एंड गुड हेल्थ, इट इज़ नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, फटीग हो सकती है, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी हो सकती है, बेरी हो सकती है, जिसके बारे में यूजली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। दैट इज़ द डिजीज ऑफ आइदर CVS और CNS। It is common in countries where polished rice is a staple food. उसके ऊपर से उसका छिलका उतार दिया जाता है,
ठीक है, उसकी पॉलिशिंग कर देते हैं, सारा न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाता है और वही स्टेपल डाइट होती है। दे डू नॉट यूजली कंज्यूम व्हीट और एनी अदर प्रोडक्ट। पॉलिश राइस खाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। उनकी उन रीजन्स के अंदर दुनिया में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B1। फैक्टर्स अफेक्टिंग थायरामीन रिक्वायरमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कितनी कार्बोहाइड्रेट इनटेक आप ले रहे हैं उसके लिहाज से थायरामीन की रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती है, क्योंकि जितना भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसमें से एनर्जी रिलीज करवानी है इस विटामिन ने, उस रिएक्शन का पार्ट बनना है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल कोए। ठीक है, पायरोवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस के बाद एंड इट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए, दैट इज आल्सो फर्स्ट स्टेप ऑफ TCA साइकिल। से एंजाइम यूज होता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, सो को फैक्टर या को एंजाइम का काम करता है थायरामीन। और ये सब कुछ जो रिएक्शंस हो रहे हैं TCA साइकिल, अल्टीमेट प्रोडक्ट इज एनर्जी। अल्टीमेट पर्पस इज प्रोवाइड एनर्जी। सेकंड एक और रिएक्शन की एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट टू सक्सिनेट। ये भी TCA साइकिल का पार्ट है। इसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। इसके अंदर भी विटामिन B1 एक इम्पोर्टेंस रखता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ये कन्वर्जन्स पॉसिबल नहीं होंगी। कन्वर्जन्स पॉसिबल नहीं होंगी तो आपकी एनर्जी यील्ड नहीं आएगी बॉडी के अंदर। इसी वजह से thiamine is important in carbohydrate metabolism for all those reactions which can yield energy in the form of ATP. इसी तरह डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कीटो एसिड्स लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इसका बायोकेमिकल रोल है। ओके जी, यहाँ तक विटामिन B1 करेंगे आज हम। नेक्स्ट बेरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे शुरू। और उसके बाद आगे विटामिन B2 और B3 भी कोशिश करेंगे कि कल के अंदर हम कवर कर जाएं। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, बोर नहीं है, बोरिंग नहीं है, आप बोर नहीं होते उसको पढ़ के। और मज़े की बात ये है कि आपको इस आई मीन थ्रू आउट योर लाइफ आपको इसको डील करना है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसीज को, इसकी ट्रीटमेंट्स को आपको डील करना है। इसको शौक से पढ़ो। इसके इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन UHS के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें से फुल एक क्वेश्चन आता है, इसमें से काफ़ी ढेर सारे MCQs आते हैं, तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, MCQs कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, MCQs कैन बी ट्रिकी एज वेल। तो आप हर एक विटामिन जो साथ साथ कर रहे हैं, हम स्लो स्पीड पे जाएंगे, बहुत जल्दी राशन नहीं करेंगे। ठीक है, जो विटामिन पढ़ते जा रहे हो उसको बुक से साथ साथ कवर करते जाओ। इकट्ठे बाद में 12-14 इकट्ठे पढ़ने मुश्किल है, ठीक है, करके साथ साथ करते जाओगे तो फिर आपका विल स्टे इन योर माइंड और वो आपको बाद में ईजी हो जाएगा। जी, एनी क्वेश्चंस? जी, एनी क्वेश्चंस? Leech on cooking means paraboiling. Paraboiling. G, exactly. 1.5 SEQs and 7 MCQs. That's way more in comparison to many other big topics. इसकी इम्पोर्टेंस आपने रखनी है जेन में। ठीक है, 1.5 SEQs, 8 क्वेश्चन आने हैं आपको फाइनल पॉफ के अंदर सिर्फ विटामिन में से, एंड 7 MCQs जो काफ़ी वेटेज है, इसको पढ़ना है डिटेल के अंदर। ओके जी, थैंक यू सो मच।
इंशाल्लाह कल इधर से कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चंस होंगे तो लिख के ले आना, या कल इन द बिगिनिंग हम उसको डिस्कस कर लेंगे। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक।